बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें हैं वो अपने एंड की तरफ बढ़ रही हैं। आज बहुत अहम ऑब्जर्वेशन, बहुत अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं समा न्यूज़ से और कोर्ट रिपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पर इन केसेस को नैब कोर्ट से लेकर अब अपीलों में भी बड़ा इन डेप्थ इन्होंने कवर किया है। और ख़ास तौर पर अब आज जो है वो नैब को काफ़ी मुश्किल का सामना रहा, मुश्किल सवालात भी आए। तो सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और किस किस्म की जो सबूत हैं या शवाहिद हैं वो नैब को सामने लाना होंगे। और ख़ास तौर पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, आसान अल्फाज में केस समझाएं कि मरियम नवाज़ के हवाले से नैब ने क्या मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा है। जी देखें, नैब के मौक़िफ़ पर जाने से पहले हम आज जो अदालत के सवालात हैं, बल्कि आज ही नहीं पिछली 2-3 समातों से हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नैब का केस ये है जी कि 90 की दिहाई में एक जायदाद बनाई गई लंदन में, वही पनामा केस, और उसको छुपा के रखा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और अपनी बेटी और बेटों की मदद से ये सब कुछ किया। अब इसकी सपोर्ट में नैब का मौक़िफ़ है कि 1993 में 93 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, और मरियम नवाज़ को उसमें कन्विक्ट किया गया था नैब के केस में कि जी इन्होंने 2006 में एक ट्रस्ट डीड बनाई, जो कि मरियम नवाज़ लोग कहते हैं कि हमने 2004 में की थी, लेकिन नैब कहता है कि 2006 में है, क्योंकि कैलबरी फंड यूज़ हुआ तो 2004 में वो दस्तयाब नहीं था, 2006 में आया, तो लिहाजा ये जाली है। वो खैर एक अलग कहानी है। अदालत का सवाल यह है कि आप अगर कहते हैं कि नवाज शरीफ की हेल्प की है प्रॉपर्टी बनाने और छुपाने में मरियम नवाज़ ने, और मरियम नवाज़ ने 2006 में एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जायदाद 1993 में खरीदी गई, तो आनत जुर्म जो होता है, अबेटमेंट जो होती है कि जी एक जुर्म में मैं किसी की मदद करता हूँ, वो तो उसी वक्त होती है जब हो रहा होता है। अब जब जुर्म 1993 में हुआ है तो 2006 की ट्रस्ट डीड से उसका कैसे उसमें आनत जुर्म साबित होती है। अब इस केस के हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस केस में इश्तिहारी डिक्लेयर होके उनकी अपील भी खारिज हो चुकी हुई है। नैब ये कहता है कि चूँकि उनकी हद तक अब नैब कोर्ट का जो सज़ा का फैसला है वो बरकरार हो चुका है, लिहाजा उसको तो आप एक ठोस एविडेंस ही माने कि जी जुर्म तो हुआ है, ठीक है, इसलिए उनका फैसला बरकरार है। और तो जब जुर्म हुआ है तो सिर्फ आनत जुर्म को देखा जाए। कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, उनका केस मेरिट पे नहीं खारिज हुआ, वो मौजूद नहीं थे इसलिए खारिज हुआ। लिहाजा आप हमें पहले मेरिट पे कन्विंस करें कि नवाज शरीफ ने ये जुर्म किया है, फिर आप हमें बताएं कि मरियम नवाज का उससे लिंक क्या बनता है। अब ये एक चीज़ है और इसके ऊपर सवालात हैं, और इसका यकीनन नैब के पास जवाब मौजूद नहीं है, इसलिए कि नैब ने जब ट्रायल किया था तो तीनों को एक साथ किया था, और ट्रायल कोर्ट में एक जो ट्रायल चला, ट्रायल अगरचे लंबा था लेकिन कम वक्त में मुकम्मल हुआ, डे टू डे समाअत होती थी, लेकिन उसमें सारी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, और उसके तहत कोर्ट ने लिखा जी कि चूंकि बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, ये एक चीज़ वाजे करें आप, ये नैब का पहला केस है जिसमें प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है, ठीक है, और वो मुल्क आपके साथ उस दौरान तफ्तीश में ताउन के लिए भी तैयार नहीं था। आपके एमएलएस को वो जवाब देने के पाबंद ही नहीं है, वो देते भी नहीं है। सारे केस में सिर्फ यूएई से एक जवाब आया था और किसी ने जवाब नहीं दिया माशाल्लाह से, ठीक है। तो लिहाजा अब नैब को वहां से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तो मिले ही नहीं थे, ठीक है जी। वो जो वॉल्यूम 10 जिसका बहुत शोर है, उसमें सिर्फ वो लेटर्स थे जो भेजे थे जेआईटी ने और नैब को दिया था कि इसको बंद रखना, फलां फलां मुल्क से जवाब आना है, नहीं आए थे जवाब, ठीक। तो लिहाजा प्रॉपर्टी के असल डॉक्यूमेंट तो मिले ही नहीं। इमरान फारूक केस में आपने देखा कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला था यूके में से, जब तक तो केस ही नहीं चल रहा था, फिर जब मिला एक खास लॉ बनाना पड़ा उस केस के लिए, फिर जाके मिला। ये पनामा ट्रायल उससे पहले कंक्लूड हो चुका हुआ था, उस वक्त हमारा उनके साथ यूके के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। उन्होंने हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए कि ये फ्लैट्स कब खरीदे गए, किसने अदायगी की, कुछ भी नहीं है नैब के पास, ये सिरे से है ही नहीं। तो नैब कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया था कि वो गए थे जी कि मैटर्स बिफोर कोर्ट जो हैं, जो हमारे सामने सारे हक़ाइक़ आए हैं, उसके नतीजे में हम इस रोशनी में पहुंचे हैं कि मुल्ज़मान की चूंकि ये जायदाद बैरून मुल्क है और वो खुद उसका डॉक्यूमेंट देने को तैयार ही नहीं है, नैब के नोटिस पर वो पेश ही नहीं हुए, जेआईटी में जो उन्होंने दिया उसके ऊपर वो वहां पे मौक़िफ़ ही नहीं ले रहे, नैब कोर्ट में वो अपने डिफेंस के तौर पे उसे ला ही नहीं रहे। तो नैब कोर्ट ने कहा कि हम मैटर्स बिफोर कोर्ट को देखते हुए भी ये भी लॉ में गिवन है, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि यकीनन इनकी जायदाद है जिसको ये वो नहीं कर रहे, तो लिहाजा सजा सुनाई गई, और अगरचे वो मैक्सिमम सेंटेंस नहीं थी,
कम सजा थी, 14 साल नहीं दी गई किसी को भी। तो नैब ने उसको भी चैलेंज नहीं किया था, सजा बढ़ाने के लिए अपील करनी चाहिए थी नैब को, नैब ने नहीं की थी, वो भी नैब के अगेंस्ट गई है बात। अब नैब को कोर्ट मांग रही है कि जैसे आप हार्ड क्राइम होता है ना, कत्ल हुआ है कहीं, जी जी, चोरी बरामद हुई है, चोरी कहाँ से खरीदी गई, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स किया है, इस तरह से एक चेन ऑफ कस्टडी बनती है। अब कोर्ट चूंकि कोर्ट ने तो बाई बुक जाना है, लॉ में जो चीजें लिखी है उसे कोर्ट बाहर नहीं जा सकती। सही। और पाकिस्तान में कानून शहादत वही है, हार्ड क्राइम के लिए भी, व्हाइट कॉलर के लिए भी। उसी कानून शहादत पे देख के कोर्ट ने फैसला करना है। उसी कानून शहादत के मुताबिक नैब से पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अगर ये जायदाद खरीदी थी, आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, साथ ही आप क्या देते हैं नैब वाले की निल्सन और लिस्कोल 2 कंपनियों ने खरीदी थी, तो फिर आप मैं पहले ये तो साबित करें कि नवाज शरीफ की जायदाद थी, उन्होंने कहाँ इसकी अदायगी की थी, कब इसके बेनिफिशियल ओनर है, कोई डॉक्यूमेंट दें हमें, हम उसके नतीजे में पहुंचे इसलिए कि यार अच्छा, आपके जराए क्या कहते हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है? क्योंकि आज जो जहाँ पे समाअत खत्म हुई है तो वो उसी पे फोकस थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कि आप हमें कोई डॉक्यूमेंट दें, बताएं हमें कुछ मतलब वो लिंक जो है वो साबित करें। तो आपको क्या लगता है कुछ है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट वाहिद हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीएम दायर की थी, शरीफ फैमिली की जानिब से जो सीएम दायर की गई थी वही जेआईटी के पास गई थी। उसी की रोशनी पे वो गलती मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर कही जाती है कि शरीफ फैमिली से हुई थी कि उन्होंने खुद एक डॉक्यूमेंट दे दिया था और वो उस पे वो फिर बाद न्यायालय तक जाके पहुंची। तो डॉक्यूमेंट उन्होंने जो दिया था सीएम में वही है अभी तक, और कोई डॉक्यूमेंट नैब के पास इसलिए नहीं है कि बैरून मुल्क से जब हमारे साथ ताउन ही नहीं था। एमएलए नैब जितने लिखता है ना 99% एमएलए के मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जवाब नहीं आते। ठीक है जी, सऊदी अरब भी हमें जवाब नहीं देता। ये तो हमारा हाल है बाकी मुल्कों के साथ। तो फिर आप ये कहते हैं कि नैब जो कि अब लंदन की एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ पाकिस्तान का मायदा ही नहीं था कि वहां से वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है इस तरह से डायरेक्ट, हाँ रॉबर्ट एडले की राय ले सकता था, वो उन्होंने ली, ठीक है, और बाकी जो उनकी सीएम से चीजें थी वो उठाई। अच्छा, जो सीएम है थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था पिछले 2-3 समातें पहले कि वो नैब कह रहा था कि वो सीएम थी और सीएम उस पे तो कोर्ट जो है शायद मुझे कन्विंस नहीं लग रही थी कि उन्होंने कहा सीएम क्या होती है यार, सीएम में आया था और गया था। देखें सीएम सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी, उसके बाद जेआईटी में चला गया, वो एक ट्रस्ट डीड से रिलेटेड सारा मामला था, ठीक है कि ये हमारा एक सोर्स है। अब नैब कोर्ट में उन्होंने एज डिफेंस उसको पेश ही नहीं किया, नैब के सामने भी उन्होंने पेश ही नहीं किया, नैब के सामने वो शामिल तफ्तीश हुए ही नहीं थे, उस पर उन्हें 1-1 साल सजा हुई है, ठीक है, उसमें पेश ही नहीं जब हुए थे तो नैब की तफ्तीश को तो कुछ दिया ही नहीं। अब उनका ये इल्जाम भी उड़ रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था ना कि तफ्तीश के दौरान मरियम नवाज ने जाली ट्रस्ट डीड से गुमराह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है कि नैब की तफ्तीशी के सामने तो पेश ही नहीं हुई वो, तो तफ्तीशी गुमराह कैसे हो गया? उसमें असरदार मुजफ्फर जो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसकी हद तक कन्विक्ट नहीं हुई, चार्ज जब्त कर दिया गया था कि एक दफा अपीलें भी जो है वो फारग हो जाएं, सारे हर फोरम से गुजर जाए, फिर इस पे नैब अलग से दरखास्त दे सकता है। लेकिन चूंकि वो नैब के सामने तो पेश ही नहीं हुई थी, वो उन्होंने जेआईटी में दी थी, और जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया नैब के तफ्तीशी नहीं थे, नैब के इस केस में गवाह थे कि जी हाँ जी मैंने भी तफ्तीश की थी, और उन्होंने नैब की आईओ के सामने पेश होकर बयान दिया हुआ था। आखिरी सवाल सोहेल साहब कि नवाज शरीफ उसमें अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए, इश्तिहारी हुए, उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। अब कोर्ट जो है कहती है कि हम उनको सुने बगैर कैसे, वो मतलब मिसाल ये दी, वही कत्ल वाली मिसाल दी उन्होंने कोर्ट ने, तो वो जो कहते हैं कि जो एक्ट है उसको एक्ट को डिटरमिन किए बगैर कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें मदद की है किसी ने या नहीं की है, छुपाने में या किसी तरह की भी। तो अब जो नवाज शरीफ की हद तक जो केस है उस केस को भी जो खोला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है एक तो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मरियम या नवाज शरीफ की हद तक किस हद तक नैब जो है तो प्रूव कर सकेगा, और दूसरा अगर इनकी हद तक मरियम और कैप्टन की हद तक, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक इनको एक्विटल हो जाती है, बरियत हो जाती है, तो उसका फिर नवाज शरीफ उनकी उस पर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए हमें अपनी राय पर्सनल देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चूंकि कवर कर रहे हैं तो एक दो चीज हमारी समझ में आई है वो बतानी चाहिए। कंप्लीट जस्टिस का तकाजा मेरी नजर में ये था कि इन तीनों का केस एक साथ सुना जाता और अपीलें भी एक साइड डिसाइड होती तब तक इस मामले को डेफर कर दिया जाता, वरना ये एक और तनाजा मुस्तकबिल में ना बन जाए कि जी मुतनाजा हुआ था कुछ, क्योंकि नवाज शरीफ अब इश्तिहारी हैं, कानूनन उनकी अपील यहाँ मौजूद ही नहीं है, लेकिन चूंकि केस ही जुड़ा हुआ था उनकी मामलत पे इन दोनों को सजा हुई थी, तो अब इनके मेरिट्स में जब उनका जिक्र हो रहा है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अगर आ जाएंगी कि नवाज शरीफ का तो इस प्रॉपर्टी से लिंक ही नहीं साबित होता और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है, कोर्ट खुद से नहीं दे रही, आर्गूमेंट्स के दौरान जो कि मेरिट्स टच हो रहे हैं ना, आर्गूमेंट्स के दौरान कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि नवाज शरीफ का तो इस प्रॉपर्टी से लिंक ही नहीं था, तो नवाज शरीफ पे केस बैरून मुल्क बैठे हुए खत्म हो जाता है। तो लिहाजा एक तो उनको मेरा ख्याल है इनको वेट करना चाहिए था, मियाँ साहब कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, या उनको जब अदालत के सामने मौजूद हों तो प्रिंसिपल एक्यूज के होते हुए कोई एक्यूज को साथ मिला के देखा जाए। ये मुझे 2 केसेस की समझ उस तरह से नहीं आई
कि एक इसहाकडार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों का केस उनकी अदम मौजूदगी में दीगर मुलजमान के खिलाफ 4 साल चला और फिर आखिर दाखिले दफ्तर हो गया है। और अब ये अपीलें जो हैं वो खैर कोर्ट की अपनी विजडम है और सब जुडिस है, हम उस पर बात नहीं करते उस तरह, उसमें एक और चीज भी लेकिन है अब प्रिंसिपल एक्यूज का रोल बड़ा खुल के नवाज शरीफ का डिस्कस हुआ है और उसका जाहिर है पाकिस्तान की इस तरह की सोसाइटी है और जितना सियासी ये केस है, सियासत इससे जुड़ी है, उस तरह से अगर ये डिस्कस होगा नवाज शरीफ का रोल भी, तो डेफिनेटली उनको पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा और दूसरी साइड शायद क्रिटिसाइज भी करेगी, लेकिन कोर्ट जाहिर है इन क्रिटिसिज्म को नहीं देखती। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि प्रिंसिपल एक्यूज यानी नवाज शरीफ का केस पहले डिसाइड होना चाहिए था, उसके बाद ये अपीलें चलती ताकि खुल पे उन पे बात होती है कहां क्या हुआ है। इसमें एक पॉइंट जो है मेरी नज़र में कि एक फेयर ट्रायल भी जाहिर सी बात है, उनको कन्विक्शन हुई है, वो अपील में आए हैं और वो एक पॉलिटिकल फिगर है मरियम नवाज, उन्होंने पॉलिटिक्स में जाना है। अब कोर्ट अगर तो कन्विक्शन ख़त्म करती है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब वो जो इलेक्शन लड़ने के बार है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो उनका राइट है। तो उस राइट को प्रिंसिपल अक्यूज की वजह से मेरा ख्याल में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद मैंने शुरू में यही बात की ना कि कंप्लीट जस्टिस की जब मैं बात करता हूँ उसमें यह है कि हम बाई बुक तो यही देखेंगे कि नवाज शरीफ अलग मुलजम, मरियम नवाज अलग मुलजम, कैप्टन सफदर अलग मुलजम, एक की वजह से दूसरे का केस मुतासर नहीं हो सकता। बाई बुक यही है, इस पे मैं कन्विंस हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट बिल्कुल उसके मुताबिक ठीक चल रही है। कंप्लीट जस्टिस अब हम बात करते हैं ना, उसमें यह होता है कि मरियम नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, कैप्टन सफदर उनके दामाद हैं, ठीक है, और ये तीनों सियासी शख्सियात हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें अगर इस चीज़ को उस तनाजुर में भी देखा जाए कहीं ना कहीं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि है नहीं, और जैसे हमने पहले भी कहा कि वाइट कॉलर क्राइम को हार्ड क्राइम के जो शहादत के पैमाने हैं उनके ऊपर परखा जाता है, और उसके ऊपर अब जब कहा जाता है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है ये लेजिस्लेचर की खामी है कि जब वाइट कॉलर क्राइम बनाया, बेशक डिक्टेटर ने था नायब का कानून, बाद में उसमें सिविल गवर्नमेंट्स भी रही हैं, अमेंडमेंट्स करती रही हैं, तो कभी ये भी तो कह देते हैं ना यार कि इसको साबित करने के लिए तरीकाकार क्या होगा, क्या वही होगा कानूनी शहादत पुराना जिसके ऊपर वाइट कॉलर क्राइम। तो बाई डिजाइन नैब के एक प्रोसिक्यूटर आए थे, मैं नाम निकल गया जहन से, उन्होंने एक दिन इस पे आर्गू किया और बहुत रेलिवेंट आर्गूमेंट था। उन्होंने कहा जी पहले आप इसको जो कारपोरेट क्राइम होता है इसकी पूरी डेप्थ में जाके समझें कि इसको किया कैसे जाता है। इसमें एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं और इसमें जो आपका हार्ड क्राइम का जरिया है ना उसको हर एक को बाईपास किया जाता है, किया इस तरह जाता है। अब प्रॉपर्टी लंदन में मौजूद है, मियाँ साहब आप भी वहाँ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल परसों से जाके मिलके भी आए हैं, वहीं पर वहाँ पर रह रहे हैं, उनको इनकार नहीं है, उनको अपनी ट्रस्ट डीड से भी इनकार नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी के जराए किससे वो बनी, कब पैसे बाहर में मुल्क गए, ये ना उनकी जानिब से अभी तक बताया गया है, और नैब तो साबित करने से रहा, बाहर से क्या सबूत मिलना है, दोनों साइड से किसी जानिब से भी ये साबित नहीं हुआ। तो जो कंप्लीट जस्टिस की मैं तीसरी बार बात कर रहा हूँ, वो जो एक इस्लामी प्रिंसिपल बड़ा इसमें डिस्कस होता है जी, कि वो हज़रत उमर से भी पूछा गया था कि क्या, तो उन्होंने पूरा सोर्स बताया था कि यहाँ से आई है। यहाँ पे कहा जाता है जी कि नहीं, मैंने अपना डिफेंस लेना ही नहीं है, ना मैंने बताना है कहाँ से आई है, और पाकिस्तानी कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आप ऐसा करके बच सकते हैं, और बच रहे हैं और बचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल रशीद साहब ने जो अपीलें चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज भी उस पर समाअत की, उनसे मुतल्लिक बताया कि पास्ट में क्या था, अब आगे क्या होने जा रहा है, नैब के पास क्या है, कवानीन क्या है, क्या इसके असरात हो सकते हैं, तमाम हवालों से बात की। तो नाजरीन इस केस के हवाले से आइंदा भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।